नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके बारे में हमारे पास जानकारी है। बहुत सीधी सी बात है कि ईरान के जासूसों ने, ऐसा लगता है कि इजराइल की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली है। आज एक और बयान आया है और वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बयान है। ईरान ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर इजराइल हमला करता है तो इजराइल की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। यानी टिट फॉर टैट का मामला है, जैसे को तैसे का मामला है। ईरान का कहना है कि आप अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेंगे तो हमें भी आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में काफी मालूमात हैं और हम भी उस पर हमला करेंगे। दरअसल इजराइल का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। साइमन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है इनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, वो वहां पर रिसर्च होता है, वहां पर बनता है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वहां पर काफी रिकंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है। अब एक सवाल यह है कि क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं? जैसे अमेरिका के पास है, उसने घोषणा की हुई है, चीन के पास है, उसने घोषणा की हुई है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर के जिन मुल्कों के पास हैं उन्होंने बाकायदा घोषणा की हुई है। लेकिन आमतौर पर इजराइल इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। आप अगर विकिपीडिया से यह सवाल पूछेंगे तो विकिपीडिया भी आपको यही बताएगा कि न्यूक्लियर हथियार हैं तो इजराइल के पास, लेकिन वो ऑफिशियली इनको स्वीकार नहीं करता है। अब आप एक न्यूज देखिए, न्यूज क्या मतलब, एक वेबसाइट देखिए, आईकैन जो वेबसाइट है उसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। उस पर एक लिस्ट बनी हुई है कि किन किन देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। मोटे लफ्जों में अगर समझें तो किन किन मुल्कों के पास एटॉमिक बम है, इस बात को उसने बताया है। और जब आप लिस्ट देखते हैं तो इसमें नीचे एक नाम आता है इजराइल का, जिसके पास वो बता रहा है कि 90 जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यानी आप वही आम भाषा में समझना हो तो आप कह सकते हैं कि 90 न्यूक्लियर बम इनके पास हैं इजराइल के पास, जबकि वो ऑफिशियली इनको मानता नहीं। अब आप जब ये लिस्ट देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मिडिल ईस्ट का कोई भी मुल्क इसमें शामिल नहीं है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है और इसीलिए शायद ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर रिसर्च को डेवलप कर रहा है। हालांकि इसमें आपको टर्की का नाम भी दिखाई देगा, लेकिन वो एक अलग लिस्ट है 6 ऐसे देशों की जिनके पास अपना एटॉमिक वॉरहेड तो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे देश ने वहां पर अपना एटॉमिक वॉरहेड जो है वो प्लांट कर रखा है। इसमें टर्की भी है और तुर्की जो है वहां पर अमेरिका के वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। यानी उनका जो बटन है वो अमेरिका के पास है, वो तुर्की से ऑपरेट कर सकता है, इसलिए टर्की भी एटॉमिक पावर नहीं माना जा सकता। तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एटॉमिक पावर अकेला है इजराइल के पास। अभी आप जानते हैं सऊदी अरबिया ने भी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील जो है वो करने का प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन अभी बरसों लगेंगे सऊदी अरबिया को भी न्यूक्लियर पावर बनने में, अगर अमेरिका इजाजत दे देता है उसके बावजूद। इसका मतलब यह हुआ कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास एक एक्स्ट्रा पावर इसलिए है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अच्छा, अमेरिका ने ही यह नीति बनाई थी न्यूक्लियर डेटरेंट की कि आपके पास अगर न्यूक्लियर है, मान लीजिए कि मेरे पास न्यूक्लियर है और आप मेरे पड़ोस में हैं, आपके पास भी न्यूक्लियर हो जाएगा, तो मुझे हमेशा यह डर बना रहेगा कि अगर मैंने आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंककर आपको तबाह करने की बात की तो आप भी मेरे ऊपर न्यूक्लियर बम फेंककर मुझे तबाह कर देंगे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान देखिए अगल बगल हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है और कहा जाता है कि यह डिटरेंट के रूप में काम करता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़ा हमला नहीं करेंगे, बड़ी लड़ाई नहीं करेंगे। तो इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, यह क्लियर है कि 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके पास। अब कहा यह जा रहा है कि हालांकि ईरान ने अभी तक ऑफिशियली यही कहा है कि अमेरिका का जो प्रपोजल आया है न्यूक्लियर डील को लेकर, उस पर हम सोच समझकर मंडे तक जवाब देंगे और तार्किक जवाब देंगे, लॉजिकल जवाब देंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईरान यह कह रहा है कि ठीक है,
हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जीरो करने को तैयार हैं, खत्म करने को तैयार हैं। शर्त एक है कि इजराइल का भी जो एटॉमिक पावर है उसको खत्म कर दीजिए। जाहिर है इजराइल इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। दरअसल इजराइल को डर ही यही है कि अगर ईरान ने भी न्यूक्लियर वॉरहेड बना लिए तो फिर मिडिल ईस्ट में जो उसकी एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मोनोपोली है, सबसे मजबूत मुल्क होने की जो मोनोपोली है उसके पास, क्योंकि उसके पास एटॉमिक पावर है, वो मोनोपोली डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए लगातार वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करने की बात कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला होगा तो हम भी पलटकर इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उन पर हमला करेंगे। आप देखिए, एक संगठन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA, जिसके चेयरपर्सन हैं ग्रॉसी साहब। कई बार आरोप लगाया है ईरान ने, अभी हाल में भी आरोप लगाया है कि जो E3 कंट्रीज हैं, यानी 3 यूरोपीय देश, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी और US, ये चारों मिलकर, 3 यूरोपीय देश, E3 और US, ये चारों मिलकर IAEA को लगातार मिसलीड कर रहे हैं, लगातार गलत जानकारियां दे रहे हैं। इन सब के बावजूद ग्रासी साहब के 2 बयान आए हैं जिनको बहुत गौर से समझना चाहिए। पहला बयान जो है वो ये कहता है कि ईरान के पास जो स्टॉक पाइल है वो इनसफिशिएंट है न्यूक्लियर वेपन के लिए। यानी ईरान ने अभी उतनी स्टॉक पाइल इकट्ठा नहीं की है, ईरान ने अभी उतनी फैसिलिटी डेवलप नहीं की है, उतना यूरेनियम एनरिचमेंट किया नहीं है जिससे वो एटॉमिक बम बना सके। ये ग्रासी कह रहे हैं जो IAEA के चेयरपर्सन हैं। और साथ में यह भी कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने अटैक किया, उनका कहना है कि ईरानी ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया तो मजबूरन हमको ऐसे हथियार बनाने होंगे जिनकी क्षमता जो होगी वो एटॉमिक हथियार के तरह की ही होगी। यानी एटॉमिक पावर को यूज करके हमको हथियार बनाने पड़ेंगे। दरअसल ईरान में एक और प्रॉब्लम है। ईरान के जो धार्मिक लीडर हैं खामनेई साहब, उनका यह मानना है कि इस्लाम जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने की इजाजत नहीं देता। और यह कोई हवाई बात नहीं है, यह डॉक्यूमेंटेड बात है। बार बार खामनेई साहब ने इस बात को कहा है कि हमारा जो कुरान है, यानी निश्चित तौर पे ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उन लोगों ने बनाया है, तो उनका मानना है कि कुरान जो है वो इजाजत नहीं देता एटॉमिक पावर बनने की। और यह भी एक वजह बताई जाती है जिसकी वजह से वहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट तो हुआ है, एटॉमिक प्लांट्स लगे हैं, एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, लेकिन एटॉमिक बम के करीब नहीं पहुंचा गया है। तो जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, वो भी इस बात को कह रहा है कि ईरान के पास जो है वो इतना स्टॉक पाइल नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर बन सके। और साथ में मैंने बताया कि वो कह रहा है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो फिर ईरान को मजबूरन बनाना पड़ेगा, एटॉमिक पावर बनना पड़ेगा, एटॉमिक बम बनाना पड़ेगा। क्या ये इतनी मुश्किल बात है जो यूरोप या अमेरिका के समझ में नहीं है? लेकिन ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन इजराइल के पास जो न्यूक्लियर बम है, जिनको बारे में वो ऑफिशियली स्वीकार भी नहीं करता है, उसकी जांच कराने, उसके बारे में कुछ कहने के लिए एक शब्द इनके पास नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये खुद चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक ही पावर बनी रहे, वो इजराइल की। वो जब जहां चाहे हमला कर दे, जब जैसे चाहे जमीन कब्जा कर ले, उसमें कहीं किसी तरह की कोई रोक टोक ना कर सके, यही इनकी इच्छा है। इन सब के बीच मुलाकात तो नहीं, लेकिन बातचीत हुई है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप इस समय थोड़ा परेशान चल रहे हैं क्योंकि अमेरिका ही उनके संभालने में नहीं आ रहा है। लॉस एंजलिस में बहुत तीखी झड़पें हुई हैं, कारें जलाई गई हैं, नेशनल गार्ड उन्होंने भेजा है। और उधर जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं और लॉस एंजलिस की जो मेयर हैं, इन लोगों ने नेशनल गार्ड भेजने का विरोध किया है। जो उनकी नीतियां हैं, खासतौर पे माइग्रेंट्स को लेकर जो उनकी नीतियां हैं, उसको लेकर बहुत सारा बवाल मचा हुआ है अमेरिका में। ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान के साथ बातचीत कहां पहुंचती है ये देखना होगा। इन सब के बीच मैंने आपको बताया कि इन लोगों की बातचीत हुई है। अब इजराइल लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि अगर अमेरिका एक बार कह दे कि ईरान के साथ हमारी बातचीत टूट गई है तो ईरान पर हमला करने का हमको मौका मिल जाएगा, हम ईरान पर हमला करेंगे। और नेतन्याहू के लिए ईरान पर हमला इसलिए जरूरी है कि उसकी सरकार बिल्कुल गिरने के कगार पे है। अगर कोई नई बड़ी लड़ाई वो नहीं छेड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी सरकार गिर जाए।
ऐसे में ये जो बातचीत हुई है उसमें क्या निकल के आया है ये तो किसी ने नहीं बताया है। बराक डेविड, जिनके ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूं इस तरह के खबरों के लिए, उन्होंने भी एक्सियास में रिपोर्ट तो लिखी है, लेकिन उसमें क्या बातचीत हुई है ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं है। इजराइल के अखबारों में भी कुछ खास छपा नहीं है। माना बस ये जा रहा है कि ये बातचीत ईरान के साथ जो डील हो रही है उसको और गजा में जो डील पेंडिंग पड़ी हुई है उसको लेकर है। आप जानते हैं गजा के अंदर भी एक डील पेंडिंग पड़ी हुई है। अमेरिका ने प्रपोजल दिया था, हमास ने कहा कि हम उसको पढ़ रहे हैं और उस प्रपोजल में कई ऐसी चीजें हैं जो हमास के लिए दिक्कत तलब हो सकती हैं, इसलिए अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते में उस डील को लेकर भी कोई बड़ी खबर आएगी, तो बहुत मुमकिन है कि ज्यादा बातचीत उस डील को लेकर ही हुई हो। आगे व्हाइट हाउस ने भी कोई कमेंट नहीं किया है, व्हाइट हाउस ने भी यह बताने से इंकार कर दिया है किस मुद्दे पे बातचीत हुई थी, तो अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा कयास लगाने का कोई खास मतलब नहीं है। इस बीच में एक खबर यह भी है कि वहां पर दोबारा से एड बंटनी शुरू हो गई है और वो इमदाद क्या है, ऐसा लगता है मौत की दावत है। दोबारा इमदाद बंटनी शुरू हुई और दोबारा खबरें आने लगी इजराइल की तरफ से गोलीबारी की, जिसमें कई सारे गजा के लोग मारे गए। और साथ में मैंने आपको कल भी बताया था और पहले भी बताया था कि अल शहाब ग्रुप जो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और वो भी वहां पर गजा के नागरिकों का जो इमदाद है उसको लूटने और हमास के लोगों को मारने के खेल में शामिल हो गया है। अब ये खेल कहां तक जाता है ये देखने वाली बात होगी। उधर ग्रेटा थनबर्ग और उनके जो साथी आए थे फ्रीडम फ्लोटिला से, जिनको रोक लिया गया, उनके बारे में खबर यह है कि उनको आशोद पोर्ट पे भेजा गया है और वहां पर उनको डिटेन किया गया है। इजराइल की सरकार उनको जबरदस्ती अक्टूबर 7 का एक वीडियो दिखाना चाहती थी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें यह वीडियो नहीं देखना है, वीडियो सबने देखा है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अक्टूबर 7 के हमले की मजम्मत मलामत हम सबने की है। नागरिकों के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला जो होता है वो कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 7 अक्टूबर को सब खत्म तो नहीं हो गया था ना। उसके बाद साल भर से ज्यादा वक्त से आप जो कुछ कर रहे हैं, इजराइल जो कुछ कर रहा है गजा के अंदर, उसका वीडियो क्यों ना देखा जाए। एक दिन के मुकाबिल 365 दिन का वो वीडियो क्यों नहीं देखा जाए, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चों की बड़ी संख्या है, जिसमें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, गजा के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, मसाजिद, कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है, यहां तक कि हॉस्पिटल भी नहीं बचे हैं जिनको जमींदोज न किया गया हो, जिनको नुकसान न पहुंचाया गया हो। वो वाला वीडियो आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उनके वीडियो सारे दुनिया में देखे जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोग खिलाफ हो रहे हैं इजराइल के। आपको याद होगा प्यू का मैंने एक सर्वे आपको दिखाया था, जिस सर्वे में यह बिल्कुल साफ था कि सारी दुनिया की जो आवाम है वो इजराइल के खिलाफ हो रही है। यहां तक कि यूरोप और अमेरिका, जहां पर इजराइल के चाहने वाले बहुत थे, वहां भी यह संख्या लगातार घटी है। हालांकि दर्द होता है कि हिंदुस्तान में यह संख्या बढ़ी है, लेकिन उस पर मैं काफी बात कर चुका हूं। ग्रेटा थनबर्ग जिस तरह से वहां पे गई, जिस हिम्मत के साथ खड़ी हुई, उसने पूरी दुनिया में लोगों को हिम्मत दी है। और अब जो खबर है वो ये है कि ट्यूनीशिया से, यानी ईस्ट अफ्रीका से एक बड़ा कानवाय, और ये लैंड कानवाय है, ये कानवाय गजा की सीज तोड़ने के लिए जा रहा है। सब जानते हैं कि इजराइल उसको घुसने नहीं देगा, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि वो हिम्मत कर रहे हैं गजा के अंदर घुसने की कोशिश करने की, और इस बात को बहुत साफ कर रहे हैं कि इजराइल का यह दावा झूठा था कि गजा को उसने 2005 में फ्री कर दिया है। गजा की बाउंड्रीज पर उसने अभी भी पूरा कंट्रोल करके रखा है। दुनिया में जिस तरह का समर्थन ग्रेटा थनबर्ग को मिल रहा है वो भी इजराइल के लिए सरदर्द पैदा करने वाला होगा। जिनेवा में एक बड़ा जुलूस निकला, पेरिस जहां की एक सांसद, फ्रांस की एक सांसद भी गिरफ्तार हुई हैं ग्रेटा थनबर्ग के साथ, वहां पर एक बड़ा जुलूस निकला और धीरे धीरे सारी दुनिया में एक बार फिर गजा के समर्थन में जुलूसों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ईरान की ये जो धमकियां हैं ये कितना काम आती हैं ये देखने वाली बात होगी। देखना होगा कि सिर्फ ये दावे हैं या इन दावों के पीछे वाकई में कुछ ताकत है। ट्रंप की जो बात हुई है नेतन्याहू के साथ, उसमें क्या बात हुई है? क्या गजा को लेकर
कोई आगे बढ़ी हुई बात है, ये भी कुछ वक्त में पता चल जाएगी। हो सकता है अगले हफ्ते में गजा पर हमको कोई बड़ी अपडेट मिले सीज फायर के मुतालिक। तब तक इंतजार करते हैं, देखते हैं ईरान क्या जवाब देता है अमेरिका को, अमेरिका उस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान से समझौता करने में इंटरेस्टेड तो लग रहे हैं। तो अभी तक की ये खबरें हैं, आगे जैसे जैसे खबरें आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर हमारी ताकत बन सके तो बहुत बेहतर होगा। ज्वाइन का ऑप्शन चुनिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप लेकर हमें बहुत मजबूती दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।